स्थापत्य कला के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे कि स्थापत्य कला क्या होती है। स्थापत्य कला को हम वास्तुकला भी बोलते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर, यानी कि भवन बनाने की कला। भवन का निर्माण किस तरीके से किया जाता है। अब ये प्राचीन भारत में भी स्थापत्य कला का विकास जो हुआ था वो प्राचीन भारत से ही हमें देखने को मिलता है। मध्यकालीन भारत में भी स्थापत्य कला के बारे में और आज भी आधुनिक भारत में भी स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं। जैसे कि प्राचीन भारत में हड़प्पाई सभ्यता कला, स्तूप स्थापत्य कला, चैत्य एवं विहार गुहा स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य कला का विकास भी प्राचीन भारत में हो गया था। और ये मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला है और इधर आधुनिक भारत की। तो आज जो हम जानेंगे वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में, उसकी स्थापत्य कला के बारे में जानेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। यानी कि हड़प्पा कालीन लोगों ने भवन का निर्माण किस प्रकार किया था और कैसे कैसे भवनों का उन्होंने निर्माण किया था, उसके बारे में जानेंगे। यही उनकी स्थापत्य कला की विशेषता होगी। तो सबसे पहले ये जानने की हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ था। तो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास हुआ था। ये अपनी नगरीय सभ्यता होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण थी और इसमें कई नगरीय केंद्रों का विकास हुआ है, जैसे कि कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ऐसे मतलब काफ़ी ऐसे सेंट्रिक नगरों का विकास हुआ है। और वैसे 4 सभ्यताएं थीं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। इन चारों सभ्यताओं में जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की स्थापत्य कला की विशेषताओं के बारे में आज जानेंगे। तो जैसे नगर, इसमें क्या था कि नगर जो थे हमारे वो आयताकार ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे। ग्रिड पैटर्न मतलब जाल के रूप में व्यवस्थित थे। जाल ही मतलब छोटे छोटे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से कुछ भी जा रहा है। वो बहुत ही रेक्टेंगुलर शेप में बनाए गए थे कि एक अगर रेक्टेंगल ख़त्म हो रहा है फिर बीच में नाली जाएगी या फिर एक सड़क जाएगी, फिर उसके बाद दूसरा रेक्टेंगुलर शेप में भवन का निर्माण होगा। इस तरीके से बहुत ही व्यवस्थित रूप से इनको बनाया गया था। सड़कें जो थी वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, यानी कि नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में इनका इस प्रकार से निर्माण किया गया था कि ये एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर कट करती थी। ये इसकी दूसरी विशेषता है। पहली विशेषता यही है कि ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था रेक्टेंगुलर शेप में। अब तीसरा ये है कि जब इस सभ्यता का उत्खनन किया गया, यानी कि खोदा गया, तो यहाँ पर 3 प्रकार के भवन हमें देखने को मिले। उनमें से पहला भवन जैसे निवास गृह यानी कि जहाँ पर हड़प्पा कालीन लोग निवास करते थे, उन निवास जो गृह थे उनका निर्माण किस प्रकार किया गया उसके बारे में देखेंगे। अब सार्वजनिक भवन होते थे जहाँ पर सभी लोग बैठते होंगे, ठीक है, और सार्वजनिक स्नानागार, ये कुछ 3 प्रकार के भवन हमें उत्खनन से प्राप्त हुए हड़प्पा कालीन सभ्यता में। अब इनका निर्माण किस प्रकार किया जाता था, तो यही है कि इनका निर्माण पकी हुई ईंटों से किया जाता था। अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की स्थापत्य कला की तुलना अगर मिस्र और मेसोपोटामिया से करें तो मिस्र की जो सभ्यता थी वहाँ पर तो धूप में सुखाई हुई ईंटों का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया में हालांकि कुछ पकी हुई ईंटों को मतलब देखा गया है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर नहीं जितना हड़प्पा कालीन सभ्यता में पकी हुई ईंटों का यूज़ हुआ है। और उन ईंटों को आपस में जिप्सम मतलब सीमेंट से जोड़ दिया जाता था। जो आज हम देखते हैं कि एक ईंट को दूसरी ईंट से सीमेंट का उपयोग करके देखा जाता है, तो जिप्सम का उपयोग सीमेंट इंडस्ट्री में होता ही होता है। तो जिप्सम का यूज़ करके उनको आपस में जोड़ा जाता था मजबूती के साथ। अब नंबर 4 विशेषता ये है कि जो नगर थे, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, तो नगर जो थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हड़प्पा नगर है या मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, सतकागेडोर है, मतलब इस तरीके के जो नगर थे, अब उनमें क्या है कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, एक गढ़ और एक निचला भाग। जो गढ़ होता था वो अभिजात वर्ग, शासक वर्ग के लिए होता था, और निचला जो वर्ग होता था ये श्रमिक वर्ग के लिए होता था।
अब इसमें क्या है कि जो निचला वर्ग जो है बेसिकली, तो निचले वर्ग में क्योंकि यहाँ पे एक कक्षीय भवन होते थे आपके, ठीक है, एक कक्षीय भवन होते थे, यानी कि श्रमिकों के लिए होते थे ये, तो एक कक्षीय होते थे। लेकिन जो गढ़ में, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होता था जो कि पश्चिम में होता था, वेस्ट डायरेक्शन में था, अब उसमें क्योंकि शासकों के लिए, अभिजात वर्गों के लिए, तो यहाँ पर बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ था। यहाँ पर अन्नागार जो देखने को मिलेंगे तो गढ़ में देखने को मिलेंगे, स्नानागार जो बृहत स्नानागार देखने को मिलेंगे वो गढ़ में देखने को मिलेंगे, प्रशासनिक भवन, आंगन बड़े बड़े वो गढ़ वाले रीजन में देखने को मिलेंगे जो कि वेस्ट डायरेक्शन में था। जो अन्नागार और स्नानागार, जो बड़े बड़े बृहत स्नानागार हैं, वो मोहनजोदड़ो की विशेषता है। वो मोहनजोदड़ो के गढ़ वाले रीजन में हमें बृहत स्नानागार और अन्नागार देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर इसका हम ये देखें और देखें तो यहाँ पर हमें घरों में सीढ़ियाँ भी देखने को मिली हैं। अब सीढ़ियों को देख के कोई भी यही अनुमान लगाएगा कि यहाँ पे 2 स्टोरी बिल्डिंग होगी जब भी सीढ़ियों का निर्माण किया गया है, यानी कि छत होगी, छत पर भी लोग रहते होंगे, इसीलिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो यहाँ पर इससे ये सीढ़ियों को देखकर ये अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा कालीन सभ्यता की जो स्थापत्य कला है, जो भवनों की निर्माण थी, उसमें 2 मंजिला भवन भी बनाए गए थे। यहाँ पर वायु संचार की भी उचित व्यवस्था थी। तो जब वायु संचार की उचित व्यवस्था थी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया था, प्रॉपर खिड़कियाँ दी गई थी, जंगले वगैरह दिए गए थे। तो ये देखकर यही अनुमान लगाया गया कि हड़प्पाकालीन लोगों को वायु संचार के बारे में जानकारी थी, सीढ़ियाँ बनानी यानी कि 2 मंजिला इमारत बनाने की जानकारी थी। जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थापत्य कला, हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो स्थापत्य कला है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उन्नत जल निकासी व्यवस्था। प्रॉपर नालियाँ बनाई गई थी, छोटी नालियों को बड़ी नालियों में इस प्रकार से जोड़ा गया था कि जो घरों से निकलने वाली जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो मेन रोड के सहारे एक बड़ी मेन नाली जाएगी, उसमें छोटी नालियों को मिला दिया जाएगा और वो ढकी रहती थी जिससे कि कूड़ा करकट नालियों में ना जाए, पानी का बहाव ना रुके। इसलिए साफ़ सफाई और रखरखाव के लिए नालियों को बेसिकली ढक दिया जाता था और नियमित दूरियों पर, मतलब एक निश्चित दूरी पर जाकर उसमें मेन होल बना दिया जाता था सफाई के उद्देश्य से। जैसे कि आज भी हम नगरों में देखते हैं, अब तो हर जगह कस्बे वगैरह में भी इस तरीके की व्यवस्था हो गई है कि जो बड़े बड़े हमारे नाले होते हैं उन पे कुछ निश्चित दूरी पे जाके एक मेन होल होता है जिससे कि नालियों को, उन नालों को साफ़ किया जा सके। और जो यहाँ जैसे अन्नागार की बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था और वैसे हड़प्पा जो नगर था वहाँ पर भी अन्नागार की विशेषता देखने को मिलती है, लेकिन हड़प्पा में जो अन्नागार थे वो 6 हमें अन्नागार देखने को मिले हैं और उन 6 की तुलना में अकेला मोहनजोदड़ो का, मतलब कहने का मतलब ये है कि मोहनजोदड़ो का अकेला अन्नागार इतना बड़ा था जितना हड़प्पा के 6 अन्नागार थे। तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार बहुत बड़ा था। अन्नागार अन्न की सुरक्षा के लिए, जो गेहूँ वगैरह होते थे उनमें कीड़े वगैरह ना लग जाएं, तो उनकी स्वच्छता के लिए, गेहूँ की स्वच्छता के लिए अन्नागारों को बनाया जाता था। तो 10 पॉइंट हमने स्थापत्य कला के बारे में डिस्कस करे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।